वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इन आवर लास्ट क्लास मैंने आप लोगों का एक आप लोगों के साथ एक एसएससी स्पेसिफिक टॉपिक करवाया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लास में डिस्कशन किए थे। आज मैं एक दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बैंक एग्जाम में वैसे फिलहाल ज्यादा देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक एग्जाम में ही देखा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, अभी काफी ट्रेंडिंग है, एग्जाम्स में ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ये है करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स में आपको बेसिकली करना क्या है, लाइक देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, एंड द वर्ड इज व्हाट, वर्ड इज इमोशंस। ओके, नाउ ये तीन स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि इमोशंस कहीं ना कहीं यूज्ड है। देखो यहाँ पर यूज्ड है, यहाँ पर यूज्ड है और यहाँ पर यूज्ड है। अब आपको ये तीनों स्टेटमेंट रीड करके आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट में इमोशंस जो है वो करेक्टली यूज हुआ है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लाइक सिर्फ ए में करेक्ट है तो ओनली ए, अगर ए और सी दोनों में करेक्ट है तो ऑप्शन 3, बी और सी करेक्ट है तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगर तीनों में ही इमोशंस करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 5। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड। ओके, चलो तो इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, देन आई विल डिस्कस दी आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो इमोशंस का मतलब तो हम सभी जानते हैं, ठीक है? जब हम क्या फील कर रहे हैं ये बताना चाहते हैं, दैट इज इमोशन। दैट कुड बी लव, हेट, लाइक, वांट, नीड, डिजायर, एनीथिंग। ओके, तो अब यहाँ पे और जनरली अगर मीनिंग स्पेसिफाइड नहीं है तो हम पॉजिटिव वर्ड को ही लेके जाते हैं, दैट इज लव। तो द इमोशंस ऑफ द हार्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड साइमल्टेनियसली द हार्ट गोज ऑन फंक्शनिंग एंड वीविंग ड्रीम्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे हार्ट का जो इमोशंस होता है ये कभी भी खत्म नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन वो आपका धीरे धीरे जो है, देखो, इट कीप्स ऑन cannot be destroyed and simultaneously the heart goes on functioning and weaving dreams। तो वो weaving dreams and functioning जो है उसका वो चालू रहता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, यू लाइक दैट पर्सन, यू आर इन लव विद दैट पर्सन और वाइस वर्सा और वन वे वॉट एवर मे बी द रीजन, बट यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन। बट देन समटाइम्स इट हैपेंस कि समथिंग गोज रॉन्ग इन द फ्यूचर और तुम्हारा उस पर्सन के साथ वैसा कनेक्शन नहीं रहता है, द कनेक्शन ब्रेक्स और समथिंग हैपेंस that actually irritates you or you did not expect that from that person। तो एक होता है ना, you parted ways for some reason or maybe you have not parted ways but there आर समथिंग दैट इज हर्टिंग। तो अब क्या है कि तुम्हारा जो वो इमोशन लव है वो लव से हर्ट में चेंज हो गया या एंगर में चेंज हो गया है, बट इमोशन खत्म नहीं हुआ है। मतलब यू कैन नॉट न्यूट्रलाइज दैट इमोशन। ओके, व्हेन यू आर एक्चुअली लाइकिंग और इन लव विद समवन यू कैन नॉट न्यूट्रलाइज दैट इमोशन कि हाँ ठीक है, अभी उसके होने नहीं होने से मुझे तो कोई इमोशनल इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। नो, इट विल अफेक्ट यू बट not in the same way। Like if it was love, it's no more love, it's sometimes it's hurt, sometimes it's anger, sometimes it's frustration। So emotions, what emotions keeps on transforming, emotions change होते रहते हैं फॉर्म, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, इंसिडेंट्स के साथ, हादसों के साथ। तो ये जैसे भी से ना लाइफ इज हैपनिंग, तो ये सब के साथ इट ट्रांसफॉर्म्स, इट चेंज, बट इट डज नॉट, इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो 1 नंबर में तो इमोशन वर्ड बिल्कुल एप्रोप्रिएट हमें दिख रहा है। स्टेटमेंट 2 तो 1 तो करेक्ट हो ही गया, 1 करेक्ट हो गया मतलब हम वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पे ए नहीं है, तो ऑप्शन 2 चला गया एंड ऑप्शन 4 चला गया। ठीक है, एलिमिनेशन से भी कई बार ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। अब मान लो ए एक ही ऑप्शन में था तो फिर हमें और दोनों स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं पड़ता, हम स्ट्रेट अवे ए पे क्लिक कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है ऑन लिमिटलेस सेल्फ असर्शन एंड ऑन द इमोशन डिजायर। नाउ इमोशन डिजायर नहीं होगा, इमोशनल डिजायर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत है ना, स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट देखो, मैंने इसको गलती से टी लिख दिया, जस्ट अ मिनट। इमोशनल डिजायर होगा क्योंकि स्टेटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमोशनल, हम एडजेक्टिव फॉर्म तो नहीं लिख सकते हैं। फॉर अ नेवर लार्जर स्लाइस ऑफ द केक टू को एग्जिस्ट विदाउट एनी सब्सटेंशियल रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, वैसे भी इमोशन इमोशनल दोनों ही वर्ड यहाँ पे उतना अप्रोप्रिएट हो नहीं रहा है बिकॉज डिजायर इज ऑल्सो एन इमोशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी तो गलत हो गया। ठीक है, अब जिस स्टेटमेंट में हमें बी दिखेगा हम वो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी तो खैर हमें एक ही में दिख रहा है, अभी भी 2 बच गया। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली हमें सी पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज सी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। इमोशंस ऑफ द हार्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एट अ टाइम व्हेन द हार्ट गोज ऑन फंक्शनिंग एंड वीविंग ड्रीम्स। अच्छा, ये तो 1 के साथ हमारा सिमिलर मीनिंग का ही है, बस 2 अलग तरीके से लिखा हुआ है। सो यहाँ पे ए तो नहीं होगा, ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप एक ओवरव्यू भी मिल गया है इसको आप लोगों को कैसे करना है। फाइन, चलो अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। द वर्ड इज टायरनी। चलिए सॉल्व करिए अभी ये क्वेश्चन।
नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। तो टायरनी का मतलब क्या होता है? टायरनी इज बेसिकली फोर्सफुली कैप्चरिंग सम प्लेस और सम ग्रुप ऑफ पीपल बाय अ पावरफुल पर्सन एंड कंट्रोलिंग देम, ठीक है, नॉट इन अ गुड वे बट इन अ बैड डोमिनेटिंग वे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एनीवन हु इज एबल टू पुट एफर्ट्स इनटू टायरनी, पुट एफर्ट्स इनटू टायरनी। टायरनी एक गलत काम है और गलत काम के लिए हमें एफर्ट्स नहीं देना होता है, सही काम करने के लिए एफर्ट्स देना होता है, गलत काम अपने आप ही हो जाता है। तो you don't need to put efforts for something that is negative। तो A eliminated मतलब option 1, option 3 and option 5 eliminated। Next, any individual should certainly be able to put the same effort into setting himself free from the tyranny of likes and dislikes which has been put into acquiring a taste, ठीक है। कोई भी पर्सन को हमेशा ये एफर्ट देना चाहिए, किस चीज के लिए? अपने आप को टायरनी से फ्री करने के लिए, ठीक है। मतलब टायरनी मतलब क्या? हम जो इन कंट्रोल है, लाइक्स एंड डिसलाइक विच हैज बीन पुट इनटू अक्वायरिंग अ टेस्ट, जिसके थ्रू हम कोई टेस्ट अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स पुट इनटू सेटिंग oneself free from the tyranny of likes and dislikes should be similar to the efforts put into acquiring a taste। मतलब सेम चीज है यहाँ पर कि जितना एफर्ट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स पुट इनटू सेटिंग oneself free फ्रॉम द टायरनी ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब हम जो ये लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच में फंसे हुए हैं, इससे निकलने के लिए हमें उतना ही एनर्जी, उतना ही अपना एक होता है ना मेंटल कैपेबिलिटी, अगर आप कहोगे, कैपेबिलिटी इज एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, अवेलेबिलिटी अगर हम कहोगे, तो हम वो चीज को जितना ज्यादा कोई टेस्ट अक्वायर करने के लिए, कोई चीज पसंद करने के लिए, जितना अडेप्ट करने के लिए जितना अपने आप को फोर्स करते हैं, वैसे ही ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स जो हमें डोमिनेट करते हैं, हमारे लाइफ को ओवर रूल करते हैं, मतलब उससे भी हमें फ्री होने के लिए उतना एफर्ट्स देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये फिर हमें एक तरीके से डिटैच्ड पोजीशन पे लेकर जाएगा। अदरवाइज क्या है कि ये लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच में ही हम घूमते रहेंगे, हमें ये पसंद है, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं पसंद है, हमें नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा, और या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें ये सबसे थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, ताकि क्या है कि ये सब चीजें हमें अफेक्ट ना करे, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 तीनों में ही बी और सी दोनों में ही टायरनी वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट आ रहा है। तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा ट्रिकी होता है बट पढ़ के समझना पड़ेगा, बट दिस वाज क्वाइट सिंपल, क्योंकि बी और सी का मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही था, तो आप पढ़ के ही पकड़ लेंगे कि सेम ही स्टेटमेंट दो तरीके से दो बार लिखा है। तो इफ इट इज एप्लीकेबल इन बी देन डेफिनेटली इट विल बी एप्लीकेबल इन सी एज वेल। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द वर्ड इज इंटीग्रल। सॉल्व करिए इसको।
Okay, now let us discuss the answer. Now the word is integral. Integral मतलब क्या होता है? Integral मतलब होता है something that is vital, very important. Okay. Now, although rationalizing taxes is looked as a good start in many culture, yet it is an integral part of our life. ठीक है? तो टैक्स को रैशनलाइज करना ये काफी कल्चर्स में अच्छा देखा गया है. ये हमारे लाइफ का एक इंटेग्रल, इंटेग्रल मतलब वाइटल पार्ट है. देखो, ये हमारे लाइफ का कोई वाइटल पार्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वाइटल चीज है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है. हम तो खुशी खुशी टैक्स ना दे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर बाउंड टू पे द टैक्स, राइट? अगर अगर हम मन की बात करें तो इसलिए इंटेग्रल तो यहाँ नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, yes, but when we see the infrastructure of a country, it actually depends upon the taxes that we pay. So taxes plays a huge role here to maintain the infrastructure of a country or something, anything that is related to financial or economical progress. Taxes plays a major role right there. Now there it is an integral part, but talking about our personal life, it is not going to help us in our personal life anywhere. We are going to pay the taxes, we are not willing to pay the taxes. However, we know that this money is being used for us, but then there is so much, so lot of corruption that we also know that somewhere it is happening, that we don't feel like paying the taxes, because we see we are paying the taxes, but the area where we are living, there is a problem of water, clean water. There are some places where you see the roads are not in an appropriate position, there are potholes, regular frequent accidents, etc. There are no lampposts in many places, people have to walk down their home using torch, and theft and robbery increases in those places. So this is what we are seeing, and after paying so much of taxes, if we see this, definitely we are not willing to pay the taxes. So this is not an integral part of our life. Yes, it is an integral part of economy system, right? So one में हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो वन में यूज नहीं कर सकते, मतलब अगेन ए, ऑप्शन वन, ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फाइव एलिमिनेटेड. Second, when one will find that there are integral blockages due to the psychological laziness in which one is trapped, one increases consciousness or awareness. ठीक है? जब हमें ये पता चलता है, when one will find that there are integral मतलब vital blockages due to psychological laziness, हमारे मन में जो ये आलसपन है, लेजीनेस है, किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कि बाद में कर लेंगे, टाल देना, इग्नोर करना, दिस इज अ ब्लॉकेज इन विच वन इज ट्रैप्ड, जिसमें हम कहीं ना कहीं फंसे हुए, क्योंकि अगर हम किसी काम को टाल रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम आगे मूव भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वहां पे एक स्टैग्नेंसी क्रिएट हो जा रहा है. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट blockage which should be removed on immediate basis. One increases consciousness और awareness. तो ये चीज अगर हमें पता चल जाएगा, हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, तभी जाके हमारा कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगा और हम उस पर वर्क कर पाएंगे. ठीक है? तो टू में तो ये सही दिख रहा है. नेक्स्ट, द प्रीस्ट फॉरबिड अस नॉट टू टच द इंटेग्रल बुक एज इट वॉज सपोजिटली टच बाई क्राइस्ट. ठीक है? तो वाइटल बुक मतलब हम यहाँ पे होली बुक की बात कर रहे हैं, दैट इज बाइबल. तो सी में भी ये सही लग रहा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करिए अभी आप लोग.
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द वर्ड इज प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर रिवॉल्ट करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोटेस्ट मूवमेंट वाज bolstered somewhat बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है। तो प्रोटेस्ट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर गया जब एक हाई लेवल वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया, ये तो सही है। रिसेंट प्रोटेस्ट रिपोर्टेड दैट द टेरिटरी इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन, तो एक रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ गया जिसमें ये देखा गया कि टेरिटरी अब रिसेशन के कगार पे है, ठीक है। तो देखो, अगर हम प्रोटेस्ट के थ्रू रिसेशन को कंट्रोल कर सकते थे तो कोई बात ही नहीं था। रिसेशन इज अ मच लार्जर कंसेप्ट विच एक्चुअली इज इकोनॉमिकल फेलियर ऑफ पर्टिकुलर एरिया। So economical failure includes everybody, the business class people working there, the labor class people working there, the government, the service sector, everybody is responsible somewhere. So this is how culminates to a recession. प्रोटेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करके, कोई एक पर्सन के वजह से तो रिसेशन नहीं हुआ ना, दैट यू प्रोटेस्ट एंड ब्लेम समवन, इट इज द इकोनॉमिकल फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटायर एरिया। सो यहाँ पे ये इसके साथ नहीं जा रहा है। विद द प्रोटेस्ट कंटिन्यूइंग, द डैमेज ऑफ हांगकांग्स इकोनॉमी एंड ग्लोबल स्टैंडिंग वाज सब्सटेंशियल। हाँ, अब प्रोटेस्ट की वजह से रिसेशन आ सकता है, किसी भी वजह से मान लो हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे मतलब रोड ब्लॉक किया जा रहा है, ट्रैफिक मूवमेंट हैम्पर हो रहा है, पीपल दोज हु आर लीविंग फॉर वर्क, दे आर नॉट बीइंग एबल टू रीच देयर ऑफिस ऑन टाइम। कई बार क्योस हो जाता है, मारपीट हो जाता है, मॉब लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सो इन दैट सिचुएशन दे डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, अगेन लॉस और डैमेज, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी व्हेन वी आर गोइंग टू रिकवर दिस थिंग्स एंड रीमेंटेन दोज थिंग्स। एंड अपार्ट फॉर दैट, फ्रॉम दैट मेनी पीपल हु पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट दे डोंट गो टू देयर वर्क प्लेस, अपना काम छोड़ के वहां जाते हैं तो काम हैम्पर करता है, तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं रिसेशन को लीड कर सकता है। तो स्टेटमेंट्स भी सही है कि प्रोटेस्ट रेगुलर होने के वजह से, किसी भी कारण का प्रोटेस्ट हो, we see that recession is coming there, that is possible, but protest करना रिसेशन को लेके नॉट प्रैक्टिकल, नॉट पॉसिबल, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कोई पर्सन या सेक्शन का काम नहीं है ना जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। तो ए एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, थोड़ा टाइम और है तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, इसको सॉल्व करिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज
ट्राइंग टू अवॉइड हैजर्डस केमिकल्स दैट आर परसिस्टेंट, मतलब जो हीट के जैसा इन्वायरमेंट में है, एंड यूबिकिटस इन द इन्वायरमेंट, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट, इज नॉट रियली अ सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। तो ये चीज है जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसको अवॉइड करेंगे या इग्नोर करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम को इग्नोर करना इज नेवर द सॉल्यूशन, यू ऑलवेज हैव टू फेस इट एंड वर्क ऑन इट। तो ये सही है। नेक्स्ट, क्लोथिंग एंड मैट्स आर पॉपुलर वेयर्स विच आर ऑफन मेड फ्रॉम द यूबिकिटस रेफिया palm tree which is available everywhere। तो ये भी सही है। Next, one of the nostalgic memories all visitors to Turkey bring home are the cries along with the call to prayers of the ubiquitous street sellers। तो जब टर्की में जब प्रार्थना वो लोग करते हैं, जो उनका प्रेयर टाइम होता है, उसमें जो स्ट्रीट सेलर्स होते हैं वो जो जहां पर होता है वहां से ही वो प्रेयर करते हैं, जो उनका कॉयर होता है वो उसको गाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज जो वहां पे आप देखते हो एज अ विजिटर, एज अ टूरिस्ट, व्हेन यू गो देयर, दैट एक्चुअली कम्स बैक विथ यू एज अ मेमोरी। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल कि सब एक साथ उस टाइम पे पूजा कर रहे हैं, जो जहां पर है उस जगह से ही अपने तरीके से उसको वर्शिप कर रहे हैं और कॉयर वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, एंड द स्ट्रीट सेलर्स दोज हु आर प्रेजेंट एवरीवेयर। So 3 is also correct basically. So all of the above will be the correct answer in question number 5. Okay, I hope this is clear. ओके चलो अभी कुछ और क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइंड फॉर यू। ठीक है, आज का सेशन फिर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। टिल देन थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।